नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। कहा जाता है कि अगर आगे बढ़ना है तो इतिहास को पीछे छोड़ना होगा। भारत और चीन ऐसा ही कर रहे हैं। जिस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, तब एशिया को ग्लोबल पावर बनाने की तैयारी की जा रही है। चीन के साथ भारत सीमा विवाद सुलझा रहा है, रूस से व्यापार बढ़ा रहा है, तो जापान में से भारत में निवेश बढ़ाने के मिशन पर सबसे बड़ा डेलीगेशन जो है टोक्यो पहुंचा है। एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में है और इस दौरे पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। तो वहीं पाकिस्तान में अभी से सितंबर के पहले हफ्ते का खौफ पसर चुका है। वजह जानना चाहते हैं तो आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अद्भुत और अतुलनीय। ठीक साल भर पहले का वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे थे, तो ऐसा स्वागत हुआ जिसे देख दुनिया दंग रह गई। और अब साल भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में हैं। तो एक बार फिर एशिया के दो सबसे ताकतवर देशों को दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। जिस वक्त दुनिया भर में रंजिशों का दौर चल रहा है, तब ताकतवर मुल्कों में अदावत बढ़ रही है। तब एशिया की दो महाशक्तियां इतिहास की कड़वाहट को किनारे कर तरक्की और अमन के रास्ते पर बढ़ने की पहल कर रही हैं। बीजिंग से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि गलवान की कड़वी यादों को पीछे छोड़ भारत और चीन फिर से रिश्तों में जमी धूल हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल ये है, क्या एनएसए अजीत डोभाल के चीन दौरे के दौरान बीजिंग में कोई बड़ा समझौता होने वाला है? भारत और चीन के बीच जो सीमा को लेकर विवाद है, वो विवाद क्या हमेशा के लिए सुलझने वाला है? सवाल ये भी है कि क्या लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर चीन की करतूतों पर पूरी तरह लगाम लग सकती है? अजीत डोभाल की ऐसे वक्त में बीजिंग में एंट्री हुई है जब अरुणाचल प्रदेश से लगती एलएसी पर जिनपिंग के शागिर्दों की साजिशें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। बीजिंग में अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि लेवल की 25वें दौर की वार्ता हुई। बातचीत के एजेंडे में एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखना, बॉर्डर पर तनाव को कम करना, एलएसी पर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट के साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल थे। Thank you very much, Excellency. Thank you very much for your great hospitality and all the arrangements that you have made for us and my delegation to be here. I am very happy also to be here for the 25th round of our talks, which are very important, particularly in the wake of the great summit that is likely to take place shortly. We meet in keeping with the guidance of our leaders, our Honorable Prime Minister and President Xi Jinping, who have given a clear and positive direction to our relationship both at Kazan. इससे पहले अजीत डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान ज़ेंग से भी मिले। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने बताया कि बैठक में बॉर्डर वाले इलाकों में शांति और स्थिरता मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आर्थिक राजनीतिक मंचों पर भारत चीन सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। यानी दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या चीन जैसे विस्तारवादी बुद्धि वाले देश पर भरोसा किया जा सकता है? भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद तकरीबन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए 2003 में एक मैकेनिज्म की शुरुआत की गई थी। पिछले साल 24वें राउंड की बातचीत नई दिल्ली में और इस साल 25वें राउंड की बातचीत बीजिंग में हुई। लेकिन सवाल ये कि 25 राउंड के बाद भी इस सीमा विवाद का कोई हल क्यों नहीं निकल पाया? तो इस सवाल का जवाब है एलएसी पर माओ के मुल्क की साजिशें जो वक्त बेवक्त सामने आती रहती हैं। याद कीजिए 2017 में डोकलाम विवाद, उसके बाद 2020 में गलवान घाटी में चीन की गद्दारी और फिर डोकलाम के ट्राई जंक्शन के बहाने चिकन नेक में दखल अंदाजी की कोशिश करनी चाहिए।
सुरक्षा के तौर पर बेहद अहम इस इलाके को लेकर भारत ने आपत्ति जताई और 5 साल लंबा गतिरोध चला। बात इतनी सी नहीं है, हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम बदले तो बीजिंग बिलबिला उठा था। ऐसे में सवाल यह है कि अचानक बीजिंग कैसे भलमन साहत पर आ गया, तो इसका जवाब है पीएम मोदी की नेशन फर्स्ट नीति। भारत ने अभी वांगी जो आए थे फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, उनके सामने अजीत डोभाल साहब ने चीजें बिल्कुल स्पष्ट रख दी। उन्होंने पहले तो बताया कि देखिए आपकी शिप्स हमारे इंडियन ओशन के अंदर कहां खड़ी हुई है और हमारे पे नजर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम भी आप पे नजर रख रहे हैं। भारत ने यह भी बता दिया कि अगर आप हमारे बॉर्डर के ऊपर कुछ करने की कोशिश करोगे तो हम फिर मलक्का स्टेट के अंदर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे, जहां से आपके लिए 80% के करीब तेल और बाकी व्यापार आपका वहां से गुजरता है, जैसे ईरान ने कर रखा है हॉर्मोज के अंदर। वैसे एनएसए अजीत डोभाल का ये तीसरा चीन दौरा है। एनएसए अजीत डोभाल इससे पहले 2017 और फिर आखिरी बार 2024 में चीन का दौरा कर चुके हैं। डोभाल का दौरा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इस बैठक की निचोड़ से ही जिनपिंग के अगले कदम और भारत चीन संबंधों के संपर्क का रास्ता तय होगा। अगले हफ्ते किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ समिट होनी है, जहां पीएम मोदी भी पहुंच सकते हैं और चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी भी हो सकती है। इसके बाद सितंबर में ब्रिक्स समिट होनी है। भारत 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए शी जिनपिंग भारत की यात्रा कर सकते हैं। जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है। अगर जिनपिंग भारत आए तो ये 7 साल बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। जिनपिंग के दौरे से पहले अजीत डोभाल का चीन जाना एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इस दौरे को जिनपिंग के विजिट की जमीन तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल चीन ने भी पीएम मोदी को बुलाने के लिए ऐसा ही किया था। फिलहाल जिनपिंग के भारत दौरे को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिनपिंग के लिए भारत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स में शामिल होने का न्योता दिया। पुतिन ने ब्रिक्स समिट में शामिल होने पर हामी भर दी है। इसलिए माना जा रहा है कि 7 साल बाद जिनपिंग के भारत दौरे से एशिया के 2 महाशक्तियों के रिश्तों में जमी बर्फ पूरी तरह पिघल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। यूपी में 2027 की चुनावी जंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र देने का दावा किया गया। वहीं योगी कैबिनेट ने यूपी में 60 साल से ज्यादा की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, 25 लाख युवाओं को टैबलेट और गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार समेत 24 प्रस्ताव मंजूर किए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर, तो कांग्रेस मछली पार्टी वाली विवाद में उलझी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पिछले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था। इसलिए सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी। जो नौकरियां दे रहे हो वो किसको दे रहे हो, ये बात भी सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें ज्यादातर आरएसएस के लोग हैं और आपके वर्ग के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोधी जेनजी चिल्ला रही हैं, युवाओं के कंधों पर सियासी बंदूक रखकर वोट बैंक साधने में लगे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा चुनावी दांव चला है जिसका सीधा कनेक्शन यूपी के युवाओं से है। अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां, यानी चुनाव से ठीक पहले युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र देने की गारंटी। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है।
योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान करके यूपी की चुनावी पिच पर सबसे बड़ा सवाल सीधे युवाओं के बीच ही उछाल दिया। अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरियों का वादा, मतलब 2027 के चुनाव से पहले सरकार के पास दिखाने के लिए रोजगार का एक बड़ा आंकड़ा होगा। लेकिन क्या योगी का ये दाम अखिलेश राहुल के जेंजी वाले नैरेटिव का तोड़ है? क्या ये सरकारी नौकरी वाला दाम 2027 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या नौकरी का नियुक्ति पत्र वोट की गारंटी बन सकता है? योगी आदित्यनाथ सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे हैं, जमीन पर भी ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 नव चयनित मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 9 साल में उनकी सरकार ने पारदर्शी तरीके से 9,30,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। साथ ही योगी ने अखिलेश सरकार के दौरान नौकरियों में बंदर बांट का जिक्र कर करारा हमला भी बोला। यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने, यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में इन नौजवानों ने योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमने उठाया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर पलटवार कर रही है और आरोप लगा रही है कि अपने वर्ग के लोगों को नौकरी देकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। कि लगभग 10 साल की सरकार हो गई, तो अगर हर 6 महीने में 1 लाख नौकरी दी जाती तो उत्तर प्रदेश को लगभग 20 लाख सरकारी नौकरी मिल जाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको होश क्यों नहीं रहा? 20 लाख अगर सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में नौजवानों को मिल जाती तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई हाहाकार हो जाता क्या? और अब 6 महीने में 1 लाख क्यों दे दोगे? क्या जनता को मूर्ख बनाना चाहते हो? और जो नौकरियां दे रहे हो वो किसको दे रहे हो, ये बात भी सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें ज्यादातर आरएसएस के लोग हैं और आपके वर्ग के लोग हैं। एक बात तो साफ है, 2027 के सियासी चौसर में बीजेपी युवा, नौकरी, विकास, किसान और हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए युवा, सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगी है। कांग्रेस, इंडी गठबंधन, निषाद वोट बैंक, एंटी बीजेपी वोट और मुस्लिम वोट के सहारे है, तो एआईएमआईएम मुस्लिम वोट में हिस्सेदारी को लेकर मैदान में है। लेकिन सबकी सियासी चौसर पर वजीर युवा ही है। फोकस युवा वोट बैंक है। विरोधी योगी सरकार को युवा विरोधी बताने में जुटे हैं। रोजगार और नौकरी के खोखले दावे करने का आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ योगी जापान से डील कर विकास की बात कर रहे हैं और यूपी के विकास में युवाओं की भूमिका को सबसे आगे रख रहे हैं। न रोजगार दे पाए बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हमारे नौकरी से दूर हैं, न नौकरी है न रोजगार है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि चाहे पढ़ाई को व्यवस्थित करना पड़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाने पड़े, क्योंकि आधुनिक जमाने में नए तरह की नौकरियां हैं। अगर उनके लिए काम करना पड़ेगा तो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में होगा। पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है योगी के नौकरी वाले दांव का जवाब क्या होगा।
समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर चल रही है, लेकिन 2027 की रेस में अखिलेश का एजेंडा थोड़ा बदला सा है। अब अखिलेश राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अखिलेश राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश राम मंदिर अभी तक नहीं गए, लेकिन बार बार इटावा में बनाए जा रहे केदारेश्वर मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। सोमवार को एक बार फिर अखिलेश ने उनके तरफ से बनाए जा रहे केदारेश्वर मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। तो क्या अखिलेश का ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कनेक्ट बीजेपी के सबसे मजबूत एजेंडे को चुनौती दे पाएगा? इस बीच कांग्रेस भी यूपी में चर्चा में है, लेकिन रोजगार या महंगाई के मुद्दे पर नहीं। अयोध्या में अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली भोज पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी से धार्मिक भावनाओं से जोड़कर हमला कर रही है। अखिलेश भी धर्म संकट में है। जब अयोध्या में मछली कांड पर विवाद हो रहा था, ठीक उसी दौरान अखिलेश केदारेश्वर मंदिर का वीडियो पोस्ट कर रहे थे। कांग्रेस भी समझ रही है कि इस तरह के विवाद से सनातन बनाम कांग्रेस के नैरेटिव को हवा दी जा सकती है। विवाद के बाद अजय राय सफाई दे रहे हैं और वीडियो और फोटो जारी करने की बात कह रहे हैं। मैं तो कहा कि योगी जी अगर कोई फोटो वीडियो दिखा दो, आपके नवीन नितिन का वीडियो फोटो सब है कि साउथ में वो बकायदे हड्डी नोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कटहल खा रहे हैं। ये पूरी तरीके से घबरा गई है सरकार और निषाद समाज का अपमान कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई इतनी भर नहीं है। दोनों पार्टियां मुसलमान वोट बैंक को अपना कोर वोटर मानती है, लेकिन ओवैसी की एंट्री से वहां भी सेंधमारी की टेंशन है। ओवैसी बराबरी और हिस्सेदारी की बात कर मुसलमानों के बीच अपनी पैंठ बनाने में लगे हैं। कुल मिलाकर सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा सेट कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा कई मायनों में अहम रहा। पहले दिन उन्होंने पहली बार जेन जी से संवाद किया, तो दूसरे दिन लोकतंत्र की जमीनी व्यवस्था के सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीएलओ की भूमिका को भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और हर पात्र मतदाता तक पहुंचने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन ने पाकिस्तानी आतंकियों की नींद उड़ा दी है और अब इसी बात की खींच मिटाने के लिए आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों को धमकी दे रहे हैं। एक कथित आतंकी संगठन के नाम से जारी लेटर में कई कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की निजी जानकारी तक सार्वजनिक करने का दावा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस लेटर की सत्यता और इसके पीछे के नेटवर्क की जांच कर रही है। खास रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ये जिम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतजामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए। इस सरकार की कश्मीर नीति आपके सामने खुल चुकी है। 23 को ये फिर से जो थ्रेट लेटर आई है, इसमें तो हद ही पार हो गई है। इसमें हमारा जम्मू का एड्रेस तक मेंशन किया गया है। कश्मीर में आतंक का वो चेहरा जिसने कभी कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया था, क्या वही चेहरा फिर से डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है? एक महीने के अंदर कश्मीरी पंडितों को दूसरी धमकी, नाम वही, निशाना वही और तरीका भी वही। डर पैदा करो, दबाव बनाओ और कश्मीर में पंडितों की मौजूदगी को चुनौती दो। 23 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक नया धमकी भरा पोस्टर सामने आया। पोस्टर कथित तौर पर आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी के नाम से जारी किया गया। इसमें करीब आधा दर्जन कश्मीरी पंडितों के नाम और निजी जानकारियां भी दर्ज थीं। यानी इस बार सिर्फ धमकी नहीं, डिजिटल हिट लिस्ट जैसा संदेश देने की कोशिश। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, कश्मीरी पंडितों की निजी जानकारी आतंकियों तक पहुंची कैसे? क्या यह सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाया गया फर्जी पोस्टर है, या फिर इसके पीछे ऐसा नेटवर्क है जिसके पास घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की वास्तविक जानकारी मौजूद है? और इस पूरे मामले में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वो है लश्कर-ए-तैयबा। यूएलसी को लेकर भारतीय सुरक्षा सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों में इसे लश्कर-ए-तैयबा का कथित फ्रंट या प्रॉक्सी बताया गया है।
इससे पहले अगस्त की शुरुआत में भी यूएलसी के नाम से कश्मीरी पंडित अधिकारियों को धमकी वाला एक पत्र सामने आया था, जिसमें परिवार, काम की जगह और दूसरी जानकारियों तक पहुंचने का दावा किया गया था। यानी अगर जांच में इस कनेक्शन की पुष्टि होती है तो तस्वीर सिर्फ एक धमकी भरे पोस्टर की नहीं होगी, तस्वीर होगी सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर्स, घाटी में मौजूद स्लीपर नेटवर्क्स और उनके लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी धमकी को गंभीरता से लेने की बात कही है, लेकिन उन्होंने इस गेंद को सीधे तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पाले में डाल दिया है। एम्प्लॉइज हैं, उनको हिफाजत में रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्हीं हालात में कुछ पंडित एम्प्लॉइज जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया था और उससे हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मेरी तो, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी है नहीं, ये जिम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतजामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए, इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर मसले पर भी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा राजनीतिक रोटी सेकने में पीछे नहीं रहे। पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2016 से शुरू करिए इस सरकार की कहानियां, मनोहर कहानियां कि साहब नोटबंदी के बाद अब ये होने वाला है साहब, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आ जाइए 2019 पे, 5 अगस्त 2019 पे स्टेटहुड खत्म कर ली, 370 हटा दिया। हर बार यही बोला कि कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा। अब आ गए आप 26 में, धमकियां आ रही हैं। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनको फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। उल्टा जो हैं वहां, उनको धमकियां आ रही हैं। ये इस सरकार की कश्मीर नीति आपके सामने खुल चुकी है। खतरे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल ढुल्लू को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अभी रिसेंटली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सेम ऐसी थ्रेड लेटर आई हुई थी, तो लेकिन आज जो 23 को ये फिर से जो थ्रेड लेटर आई है, इसमें तो हद ही पार हो गई है। इसमें हमारा जम्मू का एड्रेस तक मेंशन किया गया है। सिक्योरिटी का कंसर्न है ही है। साथ में हम रिक्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटी एजेंसी से, प्लीज़ वो ये देखे कि उनके पास ये सोर्स कहाँ से आ रहा है जो इन्हें ये प्रोवाइड, ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर रहा है, कि प्रायोरिटी पे एम्प्लॉय जितने भी वहाँ माइनॉरिटी के हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए और उनको घर से काम उनसे लिया जाए। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा सुरक्षा बलों का जवाब है। धमकी का पोस्टर घाटी में आया तो उसके अगले ही दिन सुरक्षा बलों ने जमीन पर अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। उत्तरी कश्मीर से दक्षिण कश्मीर तक संदिग्ध ठिकाने, ओवरग्राउंड नेटवर्क, हथियारों के डंप और आतंकियों के मददगार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। सुपोर के मंजसीर इलाके में एसओजी ने 52 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 177वीं और 179वीं बटालियन के साथ संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने खाली पड़े मकान की तलाशी ली। यह मकान कश्मीरी पंडित परिवार का था जो 1990 में इलाके से पलायन कर गया था। सुरक्षा बलों ने इस मकान से एक AK-47, 3 मैगजीन, 72 राउंड, 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किया और एक आईईडी बरामद होने की जानकारी भी सामने आई। पुलवामा के यारवान के जंगलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी में एक पिस्तौल, 12 कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया। शोपिया में नाका चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और 5 ऐसे पोस्टर बरामद होने की बात सामने आई जिन पर कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के निशान थे। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। हाई कोर्ट में 10वीं की छात्रा ने स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी एक महिला के हिजाब न पहनने से आस्था को कोई खतरा पैदा नहीं हो जाता।
कोर्ट ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है। इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है, स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है। यूनिफॉर्म से बिना धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बना रहता है। हिजाब को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। किसने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन से बाकायदा मजहबी आज़ादी को हटा दिया जाए कि हमारी मजहबी आज़ादी है, उसके बाद इस तरीके के फैसले आए। हाई कोर्ट की लाठी से हिजाब को हटाना और हिजाब को रोकना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत। हमारे प्रधानमंत्री जी तो परिधान से पहचानते हैं और परिधान पहनने पर ही, मनपसंद का परिधान पहनने पर ही अगर रोक लगा दे तो हाई कोर्ट को मैं क्या कहूँ, फैसला कोर्ट का है तो कोर्ट के फैसले का खिलाफ तो कोई बोलेगा नहीं। हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही फैसला है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको पहले तो ये अपनी मानसिकता से उबरना चाहिए कि देश संविधान से चल रहा है और संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं कि एक ही विद्यालय में, एक ही कमरे में दो तरह का ड्रेस अलाउ हो। जिस मुल्क की आवाम इस वक्त दाने दाने को मुहताज है, जहां रोटी और पानी के लिए सड़कों पर कत्लेआम मचा है, जो मुल्क खुद कंगाली के दलदल में गले तक धंसा हुआ है, वो अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद भी इस्लामाबाद की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। खबर है कि पाकिस्तानी हुकूमत एक बार फिर भारत के खिलाफ बारूदी साजो सामान जुटाने में लगी है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। खुद के घर में खाने को आटा नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ नफरत का बारूद बटोरने में कोई कमी नहीं। यह है कंगाल पाकिस्तान का असली और नया चेहरा। अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तानी सेना का वो हश्र किया था जिसे वो सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। भारत के प्रहार के जख्म अभी सूखे भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि रावलपिंडी के जनरल फिर से युद्ध की सनक में पागल हो चुके हैं। महज 60 घंटों के भीतर तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों ने पाकिस्तान के आसमान में एक के बाद एक कई चक्कर लगाए हैं। आखिर इन सैन्य विमानों में ऐसा क्या था जो गुपचुप तरीके से पाकिस्तान में उतारा गया? क्या तुर्की कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को खैरात में घातक हथियार सप्लाई कर रहा है? सरहद पार फिर से साजिशों का धुआं उठ रहा है। गिदड़ भपकियों और कायराना हरकतों के लिए बदनाम पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ बारूद का नया जखीरा जुटाने में लगा है। खबर है कि इस्लामाबाद एक बार फिर अपने पुराने हमदर्द तुर्की की दहलीज पर खड़ा है। वही तुर्की जिसके मेड इन तुर्की ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान ने कभी आसमान सिर पर उठा लिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के शूरवीरों के सामने तुर्की की ये उड़ने वाली मशीनें महज खिलौना साबित हुई और भारतीय सेना ने इन्हें हवा में ही उड़ा दिया था। क्या एशिया के नक्शे पर महायुद्ध की नई बिसात बिछ चुकी है? क्या कंगाल पाकिस्तान बीजिंग के इशारे पर भारत के खिलाफ किसी बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है? सरहद के उस पार बारूद की जो गंध आ रही है, वो गंध इत्तेफाक नहीं बल्कि हिंदुस्तान को घेरने का एक सोचा समझा चक्रव्यूह है। 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक त्रिपक्षीय मक्का संयुक्त रक्षा समझौता साइन होता है और जैसे ही समझौते की स्याही सूखी, पाकिस्तान के आसमान में हलचल अचानक 10 गुना बढ़ गई। करीब 60 घंटों तक चली इस रहस्यमयी एयरलिफ्टिंग ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इन उड़ानों के जरिए पाकिस्तान में तुर्की के ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और हथियारों की खेप उतारी गई है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का खुद कहना है कि भले ही तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा भी खोल दें, फिर भी भारत इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा के बिल्कुल करीब 250 आधुनिक चाइनीज तोपों की तैनाती की है, जिस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीधे सीधे भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर यानी 2 तरफा युद्ध की चीन और पाकिस्तान की साझा तैयारी है।
लेकिन ड्रैगन और पिंडी की इस चालबाज जोड़ी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह 1962 का भारत नहीं है। आज का भारत हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और अगर सरहद पर चीन की SH-15 तोपें तैनात हैं, तो भारत के पास भी K9 वज्र और धनुष जैसी घातक तोपें मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन की तोपों को खाक करने की ताकत रखती हैं।